Hello, dear students. Today we will study our next unit of 12th chemistry, that is chemical kinetics. It is very important unit of physical chemistry. केमिकल काइनेटिक्स में आप क्या पढ़ेंगे? केमिकल काइनेटिक्स आपको क्या बताती है? केमिकल काइनेटिक्स आपको किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देती है? इसके लिए एक बार हम अपने 11th क्लास में जो आपने फिजिकल केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टडी किया है, दैट इज़ थर्मोडाइनमिक्स। बेटा, थर्मोडाइनमिक्स क्या बताता है? थर्मोडाइनमिक्स आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि एक रिएक्शन होगी या नहीं होगी, मतलब स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन। बेटा, जब भी स्पॉन्टेनिटी का नाम आता है तो आपके माइंड में आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स। स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, किसके टर्म्स में? गिब्स एनर्जी के टर्म्स में। तो वेदर द रिएक्शन एट ऑल टेक्स प्लेस और नॉट, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। और ये कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स। ये केमिकल काइनेटिक्स नहीं बताएगा, ये थर्मोडायनेमिक्स बताएगा। और एक इम्पॉर्टेंट यूनिट जो आपने 11th केमिस्ट्री में की है, दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। इफ़ इट इज़ स्पॉन्टेनियस, अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, देन टू व्हाट एक्सटेंट द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो कोई रिएक्शन किस हद तक होगी, कब तक होगी, एक रिएक्शन कब तक प्रोसीड करेगी? जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती। तो किस एक्सटेंट तक रिएक्शन हो रही है, ये आपको बताता है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब बात आती है स्पीड की। एक रिएक्शन स्लो है, एक रिएक्शन फास्ट है जनरली, या उसका रेट क्या है, या वो किस रिएक्शन से प्रोसीड कर रही है, किस रेट से प्रोसीड कर रही है, यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन को कौन बताएगा? स्पीड ऑफ रिएक्शन को बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बताएगा केमिकल काइनेटिक्स। सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट branch of chemistry that is called physical chemistry and named as chemical kinetics. As you know the meaning of chemical means chemical reaction. Chemical reaction means reactant change into product, one substance change into another substance, called as chemical reaction. And kinetic means kinesis, दैट इज़ ए ग्रीक वर्ड। और इस ग्रीक वर्ड का मीनिंग है मूवमेंट, मतलब मोशन, मतलब स्पीड। तो केमिकल रिएक्शन की मूवमेंट की स्टडी आप जिस ब्रांच में करते हैं केमिस्ट्री की, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। और ये केमिकल काइनेटिक्स और क्या बताएगी आपको? रेट तो बताएगी रेट ऑफ रिएक्शन, उसके साथ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म क्या होता है, किसे कहते हैं मैकेनिज्म? मैकेनिज्म होता है स्टेप बाय स्टेप स्टडी। मैकेनिज्म होता है पाथवे ऑफ द रिएक्शन। तो बेटा, केमिकल काइनेटिक्स की एक इम्पॉर्टेंट अच्छी बात ये भी है कि वो आपको पाथवे बताती है कि किस रास्ते से, किस स्पीड से रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। जबकि थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या बताता था? थर्मोडायनेमिक्स में आपको इनिशियल और फाइनल रीडिंग्स जो होती हैं, इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है, वो कैलकुलेट करनी होती है। बट जो स्टेप बाय स्टेप पाथवे है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है एक रिएक्शन का, वो आपको कौन बताएगा? केमिकल काइनेटिक्स। इसके साथ साथ कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को? ऑन व्हाट फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, ये भी आपको कौन बताएगा? केमिकल काइनेटिक्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, or we can say the branch of chemistry which deals with study of what? First one, rate of reaction, or we can say speed of reaction. Second one, mechanism of the reaction, means the pathway by which a reaction proceed. Step by step study of a reaction is called as mechanism. And third one, the factors on which the rate of a reaction depends on. कौन कौन से फैक्टर हैं
जिन पर एक केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है, जैसे रिएक्टेंट पर, रिएक्टेंट का नेचर क्या है, रिएक्टेंट की अमाउंट कितनी है, टेम्परेचर पर, कैटालिस्ट पर। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और इस यूनिट का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करती है, कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करती है, यानी कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शंस आर अंडर द टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके साथ साथ टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, और कैटलिस्ट कैसे अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा केमिकल काइनेटिक्स का मीनिंग क्या है, इसकी थीम क्या है। सबसे पहले ज़रूरी होता है हमारी यूनिट और चैप्टर की थीम जानना, किस थीम में हम करने क्या वाले हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स यानी कि यू कैन से रेट ऑफ ए रिएक्शन, यानी कि मोमेंट ऑफ ए रिएक्शन, स्पीड ऑफ ए रिएक्शन को आप स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो अब देखते हैं रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं, किस किस रिएक्शन का आप रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बेस्ड अपॉन देयर रेट देयर आर वेरियस केमिकल रिएक्शन दैट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, जिसमें फर्स्ट है वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन मतलब जो बहुत तेज़ी से होती हैं, माइक्रो सेकेंड्स में रिएक्शन हो जाती हैं, जब तक आप सोचते हैं समझते हैं रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होती है, जो जिनका टाइम बहुत ही कम होता है, और वी कैन से विच टेक्स प्लेस इंस्टेंटेनियसली, कॉल्ड एज वेरी फास्ट रिएक्शन। ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है? आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन क्या होती है? जिस रिएक्शन में सॉल्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट की रिएक्शन होती है, और इनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यानी जो आप लैब में सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, एक्चुअली वो आयनिक रिएक्शन होती है। क्योंकि देखो, जैसे ही आप कोई ना कोई रिएजेंट डालते हैं पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में, जो आपने कोई अननोन सैंपल सॉल्ट लिया होता है, तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। पीपीटी मिलते हैं, कलर्ड पीपीटी मिल सकते हैं आपको। तो इंस्टेंट रिएक्शन होती है, इंस्टेंट ऑब्जर्वेशन आपके पास होती है। तो ऐसी रिएक्शन का आप रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि पलक झपकते ही काम हो जाता है। ऐसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन भी रिएक्शन भी कहते हैं। लाइक एक एग्जांपल देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन को जब आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl के साथ ट्रीट करते हैं, देन इट विल फॉर्म सिल्वर क्लोराइड इन सॉलिड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड PPT, which settle down at the bottom of the vessel or test tube, plus sodium nitrate aqueous solution। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, प्रेसिपिटेट आपको मिलते हैं, वाइट PPT मिलते हैं, किसी में कलर्ड PPT मिलते हैं। तो एक्चुअली वेरी फास्ट रिएक्शन के केस में आप रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो केमिकल काइनेटिक्स इस तरह की रिएक्शंस के लिए नहीं होता। एक्चुअली होती क्यों है ये बहुत फास्ट रिएक्शन, क्यों होती हैं ये, क्यों होती है ये बहुत फास्ट? क्योंकि बेटा आयनिक जो होते हैं सब्सटेंस, वो आयंस में प्रेजेंट होते हैं, और जैसे आप इनका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं वो डिसोशिएट हो जाते हैं। तो देयर इज एक्चुअली नो ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स इन केस ऑफ रिएक्टेंट, इन केस ऑफ सॉल्ट। एक्चुअली इसमें कोई रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आयनिक स्टेट में, सॉलिड स्टेट में तो ये ठीक है एसोसिएटेड रहते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट और यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलम्बिक फोर्स, जिसको आप आयनिक इंटरेक्शन कहते हैं। बट जैसे ही पानी में डालते हैं आप, जैसे ही किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, तो ये डिसोशिएट हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। तो एक्चुअली ये तो डिसोशिएट हो जाते हैं, तो इसमें कोई नया रिएक्टेंट का कोई बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं होता। ओके, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और आयनिक रिएक्शन को हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी नहीं करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत स्लो रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो 1 दिन ले ले, 2 दिन ले ले, 1 घंटा ले ले, महीनों सालों तक चलती रहें। तो ऐसी रिएक्शन के लिए भी केमिकल काइनेटिक्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स ऐसी रिएक्शन को स्टडी नहीं करता है। लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, तो उस केस में भी हम केमिकल काइनेटिक्स
जो है यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। अब रह गई आपकी थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसको आप कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। मतलब रिएक्शन विच आर नाइदर वेरी स्लो नॉर वेरी फास्ट बट टेक्स प्लेस एट moderate rate, so called as moderate rate reaction और intermediate rate of reaction, जो ना तो इतनी फास्ट हो कि आप उसका रेट भी कैलकुलेट नहीं कर सकते और ना इतनी स्लो हो कि आप बैठे रहें उसका रेट डिटरमाइन करने के लिए। तो आपके पास जो मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन है वो वही आप इसमें स्टडी करेंगे। और मैंने मोस्टली रिएक्शंस लिखी हैं आपके बोर्ड पर, आपके स्क्रीन पर। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है बेटा? देखो इस कंपाउंड को बहुत ध्यान से देखिए, ये आपने 11th में भी स्टडी किया है, CH3COO C2H5। ये आपने 10th में भी स्टडी किया है। इस कंपाउंड का क्या नाम है? 10th में आपने किया ये कार्बोनेट्स कंपाउंड में, इसको कहते हैं एस्टर। ये एक एस्टर है और इसका नेम है इथाइल एसीटेट और IUPAC नेम इथाइल इथेनोएट। तो ये एक एस्टर है बेटा, इथाइल एसीटेट या इथाइल इथेनोएट। जब आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस वाटर की प्रेजेंस में किसी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन, किसी सब्सटेंस की डिकम्पोजिशन, एंड द रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एन एसिड H+ दिया हुआ है एरो पे, यानी कि ये क्या है? एसिड है। एसिड इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है एंड द प्रोडक्ट विल बी एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल। ओके, तो जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं एक एस्टर का इथाइल एसीटेट का, देन यू विल गेट प्रोडक्ट एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल। तो एक स्लो रिएक्शन है और वी कैन से एक मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन है, आप इसका रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड वन सुक्रोज, इसको केन शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज दैट इज कॉल्ड शुगर, केन शुगर। C12H22O11, सेम यहाँ भी आपको हाइड्रोलिसिस करना है H2O के साथ। ये भी एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है और इट विल डिकम्पोज इनटू C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसमें जो वन मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज का है और बेटा सेकंड मॉलिक्यूल जो है वो फ्रक्टोज का है। कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज आफ्टर द डिसोसिएशन और आयनाइजेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ या डिकम्पोजिशन ऑफ सुक्रोज। तो एक्चुअली बेटा फॉर्मूला तो सेम है बट इनके नेम अलग लिखे हुए हैं। एक को लिखा हुआ है ग्लूकोज, दूसरे को लिखा है फ्रक्टोज। यस, फॉर्मूला सेम है बट इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनका जो एक्चुअली में स्ट्रक्चर होता है, स्पेशियल स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है। इनको हम स्टडी करेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, वाई इट इज़ सो। एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। बट यू हैव टू रिमेंबर on hydrolysis of sucrose you will get one molecule of glucose and second molecule of fructose। फॉर्मूला सेम है बट इनका 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा, इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो डिफर है। ओके, थर्ड वन देखिए, NH4NO2 दैट इज कॉल्ड अमोनियम नाइट्रेट। ऑन हीटिंग डिकम्पोज्ड इनटू वाटर प्लस नाइट्रोजन। तो ये भी आपकी एक इंटरमीडिएट टाइप की रिएक्शन है। और आपकी तीसरी आंख भी होनी चाहिए जो क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को, रिएक्शंस को बहुत अच्छे से देखे। ये जस्ट एक रिएक्शन नहीं है, ये जस्ट एक रिएक्शन नहीं है। इसमें आप देखो कि क्या बना रहे हैं आप। इसमें बन रहा है आपका नाइट्रोजन गैस एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ N2। किससे बनाया? अमोनियम नाइट्राइट से। तो जस्ट ये एक मॉडरेट टाइप की रिएक्शन नहीं है, इसके साथ साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजन गैस भी मिल रही है। एक लैब मेथड है नाइट्रोजन गैस को बनाने का, और नीट और IIT JEE में मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन आ चुका है। अमोनियम नाइट्राइट के डिकम्पोजिशन से क्या मिलता है आपको? ओके, तो ये N2 गैस मिलती है। और नेक्स्ट है H2O2। आपने 11th में पढ़ा है H2O2 के बारे में। H2O2 जो है वो क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ओके, ऑन डिकम्पोजिशन ऑब्वियसली क्या देगा? पानी देगा और निसेंट ऑक्सीजन देता है। आपने
हाइड्रोजन चैप्टर को 11th में स्टडी किया है, तो उसको भूलना नहीं है, उनको साथ लेके चलना है, प्रीवियस नॉलेज को साथ लेके आपको चलना होता है, आगे दौड़ पीछे छोड़ नहीं। तो बेटा ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जैसे H2O2 का नाम लेते हैं ना, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए इसकी, कि ये ऑन डिकम्पोजिशन इट विल गिव वाटर एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी एक मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन है। मैंने मोस्ट कॉमन रिएक्शन लिखी हैं जो कि हम केमिकल काइनेटिक्स में बार बार न्यूमेरिकल्स करेंगे, इनको स्टडी करेंगे। ओके, तो अभी तक बात की आपसे कि रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका मॉडरेट टाइप की रिएक्शंस जो होती हैं, जिसमें आप रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन्हीं को स्टडी करना है हमें ना तो बहुत स्लो रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं, ना वेरी फास्ट रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं। तो जो भी रिएक्शंस आपके केमिकल काइनेटिक्स में एक्चुअली आएंगी वो सब मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शंस के अकॉर्डिंग आप उनको स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। ओके, अब सेकंड सेक्शन पे आते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई, किसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट क्या है। रेट बेटा जब भी रेट की बात आती है तो कहीं ना कहीं टाइम भी होता है। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन में आपको यहाँ क्या करना है, टाइम डिपेंडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम का ध्यान रखना है आपको। तो एक्चुअली जब आप स्पीड की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, आप कहते हैं क्या, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, यानी कि अगर आपने पोजीशन चेंज की कर ली है तो कोई ना कोई आपने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी किया है। तो स्पीड या वेलोसिटी को आप जनरली कहते हैं कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस तो हो रही है, यस, और केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है, अब ऐसा तो नहीं है कि बीकर से मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स निकल के बाहर भाग जाते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं गैसेस केस में जाते भी हैं, वो बाहर भी जाते हैं, बट यहाँ क्या है एक्चुअली में, यहाँ कंसंट्रेशन का चेंज है। क्या है, कंसंट्रेशन का चेंज है। आप इसको देखिए ध्यान से, एक जनरली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, रिएक्टेंट दैट इज ओल्ड सब्सटेंस, प्रोडक्ट न्यू सब्सटेंस। When old substance change into new substance, when a reactant change into product, then it is called what? Chemical reaction. In case of reactants, old bonds are break down, and in case of product, new bonds are formed. तो old bond का break down होगा तभी तो नए bond बनेंगे, ये chemical reaction में होता है। तो बेटा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हाई होती है जब तक वो रिएक्ट नहीं कर रहा होता। तो जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में उनकी कंसंट्रेशन तो हाई होती है, बट जब एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है तो उस केस में कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाती है, कंसंट्रेशन डिक्रीज, और उसी टाइम पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज। तो यू कैन से व्हेन ए रिएक्शन प्रोसीड initially the concentration of reactant is high, या we can say maximum at a particular time, बट जैसी रिएक्शन प्रोसीड होगी तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे 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 कम होती जाएगी। मान लीजिए एक टाइम पर 100% है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन तब कितनी होगी, 0%। अगर रिएक्टेंट हुआ है 99 तो ऑब्वियसली 1% कहाँ गया, प्रोडक्ट में चेंज हुआ है। तो यू कैन से ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन the concentration of reactant decreases, at the same time the concentration of product increases. Okay, or obviously with respect to time. तो change in concentration of any one of the reactant or product per unit time is known as what? Rate of reaction. तो rate of reaction क्या हुआ एक्चुअली, या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज गई है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज गई है, क्योंकि चेंज तो दोनों में हुआ है। एक में डिक्रीजिंग चेंज हुआ है जिसको आप रिएक्टेंट कहते हैं, एक में इंक्रीजिंग चेंज हुआ है जिसको आप प्रोडक्ट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ऑब्वियसली इट इज टाइम डिपेंडेंट। तो बेटा एक रिएक्टेंट दैट डिनोटेड एज आर चेंज इन टू पी नोन एज प्रोडक्ट। तो इनिशियली जब टाइम t1 है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मान लेते हैं R1 है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मान लेते हैं P1 है। फिर कुछ टाइम बाद जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है, एक पर्टिकुलर टाइम पर यानी T2 पर
हम कंसंट्रेशन चेक करते हैं रिएक्टेंट की, तो ये अब ये R2 हो गई है, पहले ये R1 थी, देन इट विल चेंज इनटू R2. लाइक दैट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आल्सो चेंजेस फ्रॉम P1 टू P2. It is P2, mistakenly written as P1, P2. Okay, then rate of reaction is what? Rate of reaction is nothing but it is the change in concentration upon change in time. Change in concentration means R2 minus R1. बेटा बाद वाली रिएक्टेंट लिखनी है, यानी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ओके, दैट इज कॉल्ड चेंज. इसी को तो चेंज कहते हैं. अपॉन में टाइम का चेंज यानी T2 माइनस T1, और इस चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, डेल्टा साइन से. तो इट विल बी डेल्टा आर. ये आर के साथ ब्रैकेट लिखी हुई है, और ये ब्रैकेट सिंपल कोई ब्रैकेट नहीं है, ये ब्रैकेट है मोलर कॉन्सेंट्रेशन की. क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की रिप्रेजेंटेशन आपने आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी किया है. तो इन ब्रैकेट को आप ध्यान रखना, इट डिनोट्स व्हाट? मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी. ओके, अब देखो बेटा, बहुत बहुत नेसेसरी पॉइंट है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये समझना आपको. अब आप देखो कि ये जो चेंज आएगा कॉन्सेंट्रेशन का, ये किस में आएगा? इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किस में आएगा? वो वैल्यू किस में आएगी? ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी. किस में आएगी? नेगेटिव में. कैसे? आप देख लो. मान लीजिए एक टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है रिएक्टेंट की? 100 है. तो दूसरे टाइम पर वो कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? मान लो एक पर्टिकुलर टाइम पर 100 से डिक्रीज होगी. तो मान लीजिए R1 जो है वो कितनी है? आप उसको डिक्रीज करेंगे. मान लो ये 90 है और ये 10 है. 90 एंड R1 इज़ 90 एंड R2 इज़ 10. देन आप R2 दैट इज़ 10 माइनस 90 कितना आएगा? तो यहाँ से जो चेंज आएगा ना वो नेगेटिव में आएगा, और ये आपकी पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. नेगेटिव वैल्यू जो ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम है. और रिमेंबर कि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता. आप कह सकते हैं जैसे स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती. स्पीड 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, बट वो नेगेटिव नहीं होती. तो लाइक दैट, तो यहाँ पर ये नेगेटिव नहीं हो सकता. दैट इज़ इम्पॉसिबल. तो आप इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करेंगे. पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से. तो ये माइनस जो है एक्चुअली इस माइनस के साथ मिलकर ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव किया है. ये इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है. ओके, सेकंड, आपको ये भी बताएगा, ये नेगेटिव साइन आपको ये भी याद दिलाएगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है. भाई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीजेज. एक केमिकल रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी. ऐसा नहीं हो सकता कि वो इंक्रीज हो जाए. इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी. आप रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की टर्म में भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू फाइनल प्रोडक्ट माइनस इनिशियल प्रोडक्ट अपॉन में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यानी कि चेंज इन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. तो आप लिख सकते हैं डेल्टा पी. डेल्टा इंडिकेट ए चेंज. डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव आपको याद दिलाएगा, ये ध्यान रखना है आपको. ये पॉजिटिव आपको इंडिकेट करेगा कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है हमेशा. एक केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज, दिस पॉजिटिव साइन इंडिकेट दैट, एंड दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज डिक्रीजिंग इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो बेटा आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं. तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली है क्या? एक चेंज है, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज है. ये कॉन्सेंट्रेशन का चेंज रिएक्टेंट के केस में डिक्रीजिंग है, बट प्रोडक्ट के केस में इंक्रीजिंग है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नेगेटिव क्यों आया है? ये नेगेटिव जो है एक्चुअली कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव होता ही नहीं है. तो आपने इसको पॉजिटिव किया है एक नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करके. ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम भी कह सकते हैं आप। रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज इन प्रोडक्ट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम भी कह सकते हैं। ओके, और द डेफिनेशन विल बी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक देखो नई रिएक्शन और आ गई आपके पास, PCl5 है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ऑन डिकम्पोजिशन इट विल गिव PCl3 प्लस Cl2। तो ये भी कहीं ना कहीं 11 से जुड़ा हुआ है। आपने PCl5 किया था, इसके पास 5 बॉन्ड होते हैं, बट इसके पास जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 2 टाइप की होती है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो वो पॉइंट भी आप थोड़ा ध्यान रखना। मैं तो आपको जस्ट एक्टिवेट कर रहा हूँ कि ये रिएक्शन ऐसी वैसी नहीं है, आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री लाइक दैट PCl3। तो इंस्टेंट आपको काम करना है। कोई चीज़ जब होती है तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन यूज करेंगे, नहीं, बट फैमिलियर होना चाहिए ना PCl5 में और क्या क्या खास बात है जो आप जानते हैं। ओके, तो बेटा इस रिएक्शन को हम रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, माइनस साइन किस लिए? क्योंकि रिएक्टेंट है। डेल यानी कि चेंज है, ये ब्रैकेट इंडिकेट करती हैं कॉन्सेंट्रेशन को। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा T नेगेटिव होगा। क्यों होगा आपको अब क्लियर है ये कि क्यों होगा। और नेगेटिव साइन आपको ये याद दिलाएगा कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजिंग में है, डिसअपियरेंस में है, कंज्यूमिंग में है। एक्चुअली बेटा रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तभी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और उसके बाद देखो PCl3, देखो इक्वल साइन लगा है, इक्वल टू डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू प्लस डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन में डेल्टा T। ओके, तो ये प्लस प्लस दोनों प्रोडक्ट के केस में है, ये माइनस रिएक्टेंट के केस में है। और देखो इक्वल लगाया है सबके पास, इसकी भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। इसको कैसे समझेंगे? और डियर स्टूडेंट, केमिकल काइनेटिक्स में बेसिक चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें जैसे इस रिएक्शन को हम पढ़ते हैं और समझते हैं, इसका मतलब क्या है एक्चुअली? इसका मीन है कि एक PCl5 का मॉलिक्यूल अगर आपके पास है तो वो डिसोशिएट होने पर 1 मॉलिक्यूल PCl3 का देगा और 1 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 देगा। इसका मतलब ये है। तो बात ठीक है यहाँ पर, मतलब एक मॉलिक्यूल टाइम के साथ अगर PCl5 का डिसोशिएट हो रहा है तो उसी टाइम पर, मतलब साइमल्टेनियसली साथ साथ, तो वो क्या कर रहा है, 1 मॉलिक्यूल PCl3 का फॉर्म कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, और उसके साथ साथ Cl2 का भी एक मॉलिक्यूल प्रिपेयर कर रहा है। आप इसको मॉल के टर्म में भी ले सकते हैं। 1 मोल ऑफ PCl5 ऑन डिसोसिएशन गिव 1 मोल ऑफ PCl3 प्लस 1 मोल ऑफ Cl2। ओके, तो ये इसका मतलब यही है कि जब एक मॉलिक्यूल PCl5 का ब्रेक होगा तो एक मॉलिक्यूल PCl3 का बनेगा और एक मॉलिक्यूल Cl2 का बनेगा। तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट ये कर रहा है कि ये डिसोसिएशन में है, डिसोशिएट हो रहा है, कंज्यूमिंग हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, ये डिक्रीज हो रही है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और ये इंडिकेट करता है इंक्रीज कंसंट्रेशन, अपीयरेंस ऑफ दैट प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट लाइक दैट दिस। ओके, आफ्टर दैट हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट यूनिट क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन की। जैसे आप स्पीड की यूनिट निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ भी ऐसे ही करना है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, और कॉन्सेंट्रेशन जनरली हम मोलर की फॉर्म में लेते हैं, मोलैरिटी। तो आप कैपिटल M अपॉन टाइम कह सकते हैं। टाइम आपका सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, आवर में हो सकता है, डे में हो सकता है। ओके, बट जनरली हम सेकंड में यूज करते हैं। तो ये कैपिटल M इंडिकेट करता है मोलैरिटी को, मोलर को। तो यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम है। बट गैसियस रिएक्शन, जब आपके पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में है, सॉल्यूशन स्टेट में नहीं है, तो आप वहाँ मोलैरिटी का यूज़ तो करेंगे नहीं। गैसियस रिएक्शन में आप यूज़ करते हैं प्रेशर का।
किसका यूज करते हैं? प्रेशर का, क्योंकि गैसियस का प्रेशर, गैसियस स्टेट के रिएक्टेंट का प्रेशर चेक किया जाता है, प्रेशर देखा जाता है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, या क्या चेंज हुआ है प्रेशर में। तो यहाँ अब कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर अपॉन में टाइम, तो चेंज इन प्रेशर अपॉन में टाइम टेकन, एंड द प्रेशर मेजर्ड इन ATM अपॉन में सेकेंड, ATM पर सेकेंड, एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड यूनिट होगी इसकी। ओके, उसके बाद दो सिंपल टर्म्स आती है जिसको आप कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इंस्टेंट, तुरंत। इंस्टेंटेनियस का मीन क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक्चुअली जो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं ना, ये एवरेज ही होता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी कांस्टेंट रहने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जब कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट होती है तो वो डिक्रीज करती जाती है 100 से 90%, 98, 97, 96। तो ऑब्वियसली जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सेम नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो उस केस में हम एवरेज यूज करते हैं। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन कहिए या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक ही बात है। तो RAV से इसको डिनोट करते हैं, और डेल्टा C अपॉन में डेल्टा T। डेल्टा C यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और अपॉन में चेंज इन टाइम टेकन। और इंस्टेंटेनियस का मीन क्या होता है? इंस्टेंट मतलब तुरंत, इंस्टेंट का मतलब होता है एक बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंट के लिए आप क्या यूज करेंगे? यहाँ आप D का यूज करते हैं, स्मॉल d का यूज करते हैं, और ये स्मॉल d आपको क्या इंडिकेट करता है? दैट इज स्मॉल चेंज, दैट इज स्मॉल चेंज। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। और आप डेल्टा T अप्रोचेस टू जीरो, यानी जो चेंज इन टाइम है उसका जो डिफरेंस है वो अप्रोचेस टू जीरो। जीरो का मतलब कि बहुत कम टाइम में ये रिएक्शंस का जो रेट निकाला है, ये बहुत कम टाइम में के डिफरेंस में आपने निकाला है। और डेल्टा का जो एक्चुअली मीनिंग होता है, डेल्टा इज़ द लार्ज चेंज, इज़ यूज फॉर लार्जर चेंज। तो और जो D यूज्ड है वो स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कि जो इंस्टेंटेनियस का एक्चुअली में मतलब क्या होता है। एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जब आप इसको चूज करते हैं, एक रेट ऑफ रिएक्शन को जब आप कैलकुलेट करते हैं एक स्मॉल पार्ट के लिए, क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा वहाँ पर कहीं ना कहीं रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन आपको कांस्टेंट की फॉर्म में मिल जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज सपोज टू बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में आप डिफरेंस क्या, ये डेल्टा का यूज किया है आपने, यहाँ D का यूज किया है। D इंडिकेट स्मॉलर चेंज एंड दिस डेल्टा इंडिकेट लार्जर चेंज। तो जब भी हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, तो एक्चुअली वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही होगा। और इंस्टेंटेनियस मतलब टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, तो वहाँ आप स्मॉल d का यूज करेंगे। ओके।